नमस्कार, मैं डॉक्टर अंसार स्कूल ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है किसी भी संपत्ति, चाहे वह ज़मीन हो, मकान हो, खरीदने से पहले हमें किन किन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए? साथियों, अगर आप किसी भी तरह की संपत्ति, चाहे वह ज़मीन हो, मकान हो, आवासीय परिसर हो, खरीद रहे हैं तो खरीदने से पहले हमें कुछ बातों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। आज के वीडियो में मैं इन्हीं सब बातों से आपको अवगत कराने जा रहा हूं। तो अगर आप भविष्य में किसी भी प्रकार की ख़रीदारी में परेशानी से बचना चाहते हैं या किसी भी मुकदमेबाजी या विवाद से बचना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। किसी भी प्रॉपर्टी को लेने से पहले आपको एक बात अपने जहन में रखना चाहिए कि आप उस प्रॉपर्टी को ले पाएँ या न ले पाएँ, जब तक उसके लीगल फॉर्मेलिटी पूरे न हो जाएं या जब तक उस प्रॉपर्टी के बारे में अच्छी तरीके से आप जांच न कर लें, उस प्रॉपर्टी को आपको लेने से बचना चाहिए। तो आइए इसके बारे में जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उसे जानने के साथ साथ हमें और क्या क्या करना चाहिए आज के इस सेशन में जानते हैं। देखिए, कोई भी आप ज़मीन ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं या फ्लैट ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप इस संबंध में दो बातों की जानकारी ज़रूर हासिल कर लें। पहली बात क्या कि जिस प्रॉपर्टी को आप ले रहे हैं या जो संबंधित प्रॉपर्टी है उसका मालिक अर्थात ओनर कौन है, उसके बारे में आपको सबसे पहले पता कर लेना चाहिए। दूसरी जो बात है वह यह है कि जिस प्रॉपर्टी को आप ले रहे हैं वह प्रॉपर्टी कैसी है, उसके बारे में भी आपको अच्छी तरीके से ख़रीदने से पहले पता कर लेना चाहिए। देखिए, किसी भी संपत्ति के मालिक के बारे में पता लगाने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और उस डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से हम चाहें तो उसके बारे में पता कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट आदि हो, जिस पे उस आदमी का नाम, उसके पिता का नाम तथा उसका स्पष्ट पता लिखा होता है। देखिए, इन सब डॉक्यूमेंट्स को आप चाहें तो ऑनलाइन यानी इंटरनेट के माध्यम से इसको वेरीफाई आप कर सकते हैं। अगर किसी वजह से इंटरनेट के माध्यम से वेरीफाई नहीं हो पा रहा है तो आप दूसरा स्टेप ले सकते हैं, अर्थात जिस थाना क्षेत्र में संबंधित व्यक्ति का निवास स्थान है, आप चाहें तो उस थाने की मदद भी ले सकते हैं। उस थाने के पुलिस अधिकारियों की मदद से भी सामान्य रूप से उस व्यक्ति के बारे में आप अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए वह संबंधित व्यक्ति के नाम और एड्रेस के साथ फिजिकली उसके बारे में जा कर के पता करना चाहिए। यानी वह जिस गांव में या जिस मोहल्ले में रहता है, अगर संभव हो तो आप उस गांव और मोहल्ले में जा कर के उस व्यक्ति के बारे में पता करें। दूसरा, हमें जिस चीज़ के बारे में पता करनी चाहिए वह है संबंधित प्रॉपर्टी जिसको हम खरीद रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि जिस संपत्ति को हम खरीद रहे हैं वह कृषि भूमि है या आवासीय भूमि है। अगर संपत्ति कृषि भूमि है तो उसके बारे में हम संबंधित तहसील में जा कर के उसका रिकॉर्ड निकलवा करके, जिसे हम लोग 12 साला कहते हैं, उससे हम पता कर सकते हैं कि वह संपत्ति किसकी है, इसका मालिक कौन है, किस नेचर की है और जब से संपत्ति अस्तित्व में आई है तब से कौन कौन उसका और कब कब मालिक रहा है या किसके किसके पास उस संपत्ति का मालिकाना हक रहा है और वर्तमान में उसका मालिकाना हक किसके पास है। देखिए, यह पता करने के लिए आप संबंधित तहसील में अगर कोई प्रैक्टिशनर वकील हो तो उसकी मदद आप ले सकते हैं।
दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति यह है कि वह संपत्ति हो सकता है कि आवासीय हो। तब आपको रजिस्ट्रार ऑफिस से संपर्क करना पड़ेगा और रजिस्ट्रार ऑफिस में जा कर के एक 10 साल की रिकॉर्ड होती है, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको भी हम लोग 12 साल ही कहते हैं, लेकिन वह एक्चुअल में 10 साल का रिकॉर्ड होता है, जिसे ईसी यानी इनकम्ब्रेंस प्रमाण पत्र कहा जाता है, इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट कहा जाता है। हिंदी में उसे ऋण या भार का प्रमाण पत्र कहा जाता है। सवाल उठता है कि यह इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट यानी ईसी क्या है? देखिए, किसी भी आवासीय भूमि या मकान के संबंध में 3 तरह का सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण होता है। पहले को इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट कहा जाता है, दूसरे को कंप्लीशन सर्टिफिकेट कहा जाता है और तीसरे को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कहा जाता है। ये इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट क्या होता है? इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट को हिंदी में ऋण या भार प्रमाण पत्र के नाम से जाना जाता है। देखिए, एक्चुअल में इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप कोई ज़मीन या आवास खरीदते हैं या आवासीय प्लाट खरीदते हैं या बैंक से लोन इत्यादि लेते हैं, तो इस इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। यह एक कानूनी दस्तावेज है जो कई सवालों का जवाब देता है। जैसे किन किन सवालों का जवाब दे देगा, यानी किन किन सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा कि क्या जिस प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं या संबंधित प्रॉपर्टी बैंक में गिरवी तो नहीं है या किसी बैंक का उस पर कोई बकाया तो नहीं है, इसका जवाब ये दे देगा। दूसरा, जो विक्रेता है क्या वास्तव में उस संपत्ति का स्वामी है या नहीं है, इसका जवाब वो दे देगा। यानी जो विक्रेता है क्या वास्तव में जिस संपत्ति को वह बेच रहा है उसका वह वास्तविक स्वामी है, इसका उत्तर इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट से आपको मिल जाएगा। और तीसरा है कि जब से यह संपत्ति अस्तित्व में आई है तब से यह संपत्ति किन किन लोगों के पास रही है और वर्तमान में किसका कब्जा या स्वामित्व है, इसका भी जानकारी आपको मिल जाएगा। दूसरा जो सर्टिफिकेट होता है वह कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है। एक्चुअल में यह जो तमाम बिल्डर होते हैं जो बिल्डिंग बनवा कर बेचते हैं उनके संबंध में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कोई भी आवास नियमतः बना है नहीं बना है इसके संबंध में इस सर्टिफिकेट को प्राप्त किया जाता है। इस सर्टिफिकेट में इस बात का वर्णन होता है या इस बात की जानकारी होती है कि कोई इमारत निर्माण योजना या अन्य नियमों के मुताबिक बना है या नहीं बना है। तीसरा जो सर्टिफिकेट होता है वह ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट होता है, जिसे हिंदी में अधिभोग प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। देखिए, यह इस बात का प्रमाण है कि जो संबंधित इमारत है यानी जिसे आप खरीद रहे हैं वह रहने लायक है कि नहीं है। अगर इन तीनों सर्टिफिकेट्स को आप निकलवा लेते हैं, इन तीनों प्रमाण पत्रों की आप जांच कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से उस प्रॉपर्टी के बारे में एक अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए, नेक्स्ट जो संबंधित प्रॉपर्टी के बारे में हमें जानकारी लेनी होती है वह यह है कि संबंधित प्रॉपर्टी जिसे हम खरीद रहे हैं वह किसी योजना, महानगर योजना में अधिगृहित तो नहीं की जा रही है या ऐसा कोई प्रपोजल तो नहीं है कि भविष्य में उसे अधिगृहित किया जाएगा। देखिए, इसे हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसे हम नहीं जानेंगे और उस ज़मीन को आप ले लेते हैं, उस प्रॉपर्टी को ले लेते हैं, तो भविष्य में अगर आप निर्माण वगैरह कराते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। जो नक्शा वगैरह पास होनी होती है अथॉरिटी से, वह पास कराना आपके लिए संभव नहीं होगा। यह जो विकास प्राधिकरण होते हैं वहाँ से इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। जैसे अगर आप लखनऊ में हैं तो LDA, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, आप इसी तरह अगर इलाहाबाद में है तो ADA, इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी या प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया है। अगर आप गोरखपुर में हैं तो GDA, गोरखपुर
डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसमें जा करके यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि नो ड्यू सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि यह संपत्ति किसी सरकारी प्राधिकरण या किसी योजना द्वारा अधिगृहित तो नहीं की गई है, और अगर अधिगृहित की गई है या किसी महानगर योजना में या किसी योजना में उसे अधिगृहित किए जाने का प्रपोजल है, तो आपको इसे लेने से बचना चाहिए, यानी इसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट जिस बात का हमें पता कर लेना चाहिए वह है कि संबंधित संपत्ति पर कोई लोन इत्यादि तो नहीं है, किसी बैंक का बकाया तो नहीं है, इसको भी हमें ज़रूर पता कर लेना चाहिए। देखिए, ये कैसे आप पता कर लेंगे? सबसे पहली बात, आप कोशिश करके बैंकों से संपर्क करके आप चाहें तो थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर सकते हैं कि संबंधित प्रॉपर्टी पर कोई लोन ऋण बकाया है कि नहीं है। हालांकि यह इस तरह पता करना इतना आसान नहीं होता है। दूसरी बात क्या है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में जैसे यूपी गवर्नमेंट का एक भूलेख वेबसाइट है, इसी तरह तमाम स्टेट गवर्नमेंट की इस तरह की वेबसाइट होती है जहां से आप खतौनी वगैरह निकलवाते हैं, और जब खतौनी आदि आप निकलवाएंगे तो उस खतौनी में इस बात का वर्णन होता है कि संबंधित प्रॉपर्टी पर किसी बैंक का ऋण है, बकाया है या नहीं है, इस बात का वर्णन वहाँ पे स्पष्ट रूप से होता है। इस तरह आप चाहें तो इस तरह की भूलेख साइट पर जाकर के, इस तरह की साइट्स पे जाकर के आप चाहें तो बैंकों के ऋण आदि के बारे में या किसी भी प्रकार के बकाया के बारे में आप पता कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट को जांचने के बाद उस प्रॉपर्टी का मौका मुआयना करना चाहिए, यानी मौके पर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी उसी रूप में है या नहीं है जिस रूप में हमसे बेचने का या विक्रय करने का प्रस्ताव किया गया है। देखिए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो संबंधित हलके का लेखपाल होता है, जो राजस्व अधिकारी होते हैं, उनकी भी आप सहायता ले सकते हैं और वो भी इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी दे सकते हैं। मौका मुआयना से क्या होगा? जानते हैं कि जब कोई प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन आपसे बेची जा रही है तो जो कागजात होते हैं, वह ज़मीन कहाँ है, किस दिशा की है, कैसी है, सामने किसकी ज़मीन है या मकान है, आगे पीछे किसकी ज़मीन या मकान है, दाएं बाएं कौन है, इन सब का वर्णन होता है। तो इस सब की जानकारी हासिल करने के लिए आपको मौका मुआयना ज़रूर करना चाहिए। डिस्प्यूट के बारे में भी पता कर लेना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। देखिए, होता क्या है कि एक प्रॉपर्टी कई लोगों से बेच दिया जाता है और इस तरह की कई बार धोखेबाजी होती है। एक प्रॉपर्टी है, कई लोगों को बेच दिया गया, या उस प्रॉपर्टी पर मुकदमेबाजी है, न्यायालय में कोई मामला चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? आप जानते हैं कि हर ज़िले का ई कोर्ट वेबसाइट है ई कोर्ट, हर डिस्ट्रिक्ट का है, और उस वेबसाइट पे जा करके आप अगर मुकदमा नंबर आपको मिल जाए, हालांकि संभव नहीं मुकदमा नंबर मिलना, तो आप चाहें तो नाम और पता से भी इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आप संबंधित कोर्ट में कोई अधिवक्ता प्रैक्टिस कर रहा है तो आप उसकी मदद भी ले सकते हैं। देखिए, आपको थोड़ा दौड़ भाग जरूर करना पड़ेगा, लेकिन भविष्य की परेशानियों से आप बच जाएंगे। यानी सपोज करिए कि आपने ज़मीन ले लिया और उस पर कोई डिस्प्यूट है तो आप कब्जा नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तमाम तरीके की दिक्कतें होंगी। तो इसलिए थोड़ा बहुत खर्चे आपके होंगे। मान के चलिए कि यह उस प्रॉपर्टी की कीमत से जुड़ा ही खर्चा है, लेकिन उसके बारे में पता जरूर कर लीजिए। कभी कभी तहसीलदार या एसडीएम को वहाँ भी मामले पेंडिंग होते हैं, तो आप चाहें तो तहसीलदार और एसडीएम साहब के वहाँ भी किसी अधिवक्ता के माध्यम से इसके बारे में नाम और पता के आधार पे कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, इसका पता कर सकते हैं। और कभी कभी यह भी होता है, एक समस्या और भी आती है। देखिए, वह समस्या क्या होती है कि कोई एक प्रॉपर्टी होती है, वो कई लोगों के शेयर में होती है। सवाल उठता है कि क्या अगर कई लोग उसके ओनर हैं, स्वामी हैं, तो क्या उसको आप खरीद सकते हैं? कोई एक व्यक्ति भी अगर बेच रहा है तो आप उसके हिस्से को खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या होती है कि आप खरीद तो लेंगे, लेकिन
कौन सा हिस्सा आपको प्राप्त हुआ है इसकी जानकारी आपको नहीं होगी। जब तक उस ज़मीन का बंटवारा न हो जाए, न्यायालय के माध्यम से बंटवारा न हो जाए, तब तक जो है आप अपने हिस्सा कहाँ मिलेगा इसका निर्धारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि अगर ऐसी कोई ज़मीन है तो उसको भी जब तक उसका बंटवारा ना हो जाए तब तक लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आगे हो सकता है कि इसके बारे में दिक्कत हो। देखिए, एक आध बात और पता कर लेनी चाहिए। मान लीजिए ज़मीन एक विशेष वर्ग की है, SC ST की है, तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं DM से परमिशन लेना पड़ता है। तो अगर ऐसी ज़मीन आप ले रहे हैं तो परमिशन आदि के बारे में भी आपको मुतमईन इत्मीनान हो लेना चाहिए, और बिना परमिशंस के अगर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में थोड़ी बहुत आपको दिक्कत ज़रूर आ जाएगी, इसलिए इससे भी बचना चाहिए। देखिए, कुछ बातें और हैं जिसे मैं व्यक्तिगत अनुभव से आपसे साझा कर रहा हूँ। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। 2-3 बातें। पहली बात, आप ज़मीन ले पाएँ न ले पाएँ, आपका पैसा जो गाढ़ी कमाई का है नहीं फंसना चाहिए। इसलिए बहुत सोच समझ के सारी चीज़ों पे मुतमईन इत्मीनान होकर ही ज़मीन या घर लेना चाहिए, प्रॉपर्टी लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब प्रॉपर्टी आप खरीदिए तो जिससे आप खरीद रहे हैं वो हो सकता है आपका संबंधी हो, दोस्त हो, या कोई बहुत ख़ास आदमी हो। ऐसी स्थिति में आप ये सब भूल जाइए। केवल वह विक्रेता हो और आप क्रेता हों, तब तक के लिए जब तक क्रय विक्रय का कार्य पूर्ण न हो जाए। अगर संबंधों पे विश्वास करके, हम ये नहीं कहते कि 100% लोग ऐसे होते हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। मैं व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ कि आप विश्वास करके तो ले लेते हैं, लेकिन आगे चल करके आप परेशानी में पड़ जाते हैं। फिर अफसोस होती है कि हमने विश्वास करके क्यों ले लिया। इसलिए केवल एक क्रेता बन के और अगले को एक विक्रेता समझ करके उस संपत्ति के संबंध में पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही उस संपत्ति को लेना चाहिए। और अब जानते हैं कि एक सिद्धांत भी है, क्रेता सावधान का सिद्धांत, कि क्रेता को कोई सामान खरीदने से पहले बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। देखिए, कुछ बातें और हैं। कभी कभी होता क्या है कि ज़मीन लोग बहुत सस्ती देते हैं, इसका भी सामान्य जानकारी, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ध्यान कैसे रखना चाहिए? मान लीजिए जो संपत्ति, जो ज़मीन आप ले रहे हैं उसके आसपास की ज़मीनें महंगी हैं, लेकिन वो ज़मीन विक्रेता आपको सस्ते में दे रहा है, तो इत्मीनान हो लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि सस्ते के चक्कर में पड़ करके आप ज़मीन जल्दी जल्दी में खरीद लें और बाद में चलकर आपके लिए वह संकट पैदा करे और किसी भी तरह का विवाद आपके सामने आ जाए। इसी के साथ, अगर मेरा यह एपिसोड या आज का सेशन आपको पसंद आए तो मेरे चैनल स्कूल ऑफ लॉ को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और संभव हो तो बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे इस तरह की जानकारी मैं आपके सामने जैसे ही लेकर आऊँ आपको तुरंत इसको सूचना मिल जाए। इसी के साथ आज के इस एपिसोड को ख़त्म करने की मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।